बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छे मैसेज के साथ, एक अच्छी बात के साथ। तो आइए देखते हैं हमारे सेगमेंट एक दिन एक नेकी में आज मुफ्ती अहमद अली साहब हमें क्या नेकी का पैगाम देने वाले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि मैं ये बयान कर रहा था कि बदनसीब की 5 अलामतें हैं। दूसरी अलामत बदनसीब की ये है जुमूदुल ऐन, जिसकी आँखों से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू न बहते हों। जिसकी आँखों से अल्लाह के खौफ की वजह से आंसू न बहते हों, ये आदमी समझ ले कि अल्लाह के यहाँ बदनसीब इंसान है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, हमने लोगों के सामने तो रोना सीख लिया, काश कि ये आंसू हमारे खालिक के कायनात के सामने बह पड़ते तो हमारी दुनिया के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी अल्लाह के सामने आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, देखते हैं कि आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करने वाले हैं। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। कराची में सरकारी सतह पर एक और मेडिकल यूनिवर्सिटी का इजाफा। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे महंगे पेट्रोल की कहानी। महंगा पेट्रोल मज़ीद महंगा और बहुत महंगा हो गया। इनफैक्ट आपकी सोच से भी ज़्यादा महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल 12 रुपये फ़ी लीटर से भी ज़्यादा महंगा कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नया जो पेट्रोल है वो 12 रुपये 86 पैसे का उसमें इजाफ़ा हुआ है, जिसके बाद अब नए पेट्रोल की जो कीमत है वो 159 रुपये 86 पैसे हो चुकी है। आपको ये भी बताएं कि डीज़ल की नई कीमत भी 154 रुपये 15 पैसे तक हो गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मट्टी का तेल है उसकी कीमत में भी 10 रुपये 8 पैसे का इजाफ़ा हुआ है, जिसके बाद मट्टी का तेल 126 रुपये से 126 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर तक हो गया है। इस हवाले से बात करते हैं। अगर हुकूमत की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ऑयल प्राइसेस, जो तेल की कीमत है उसमें इजाफा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में हो रहा है। और बहुत सारे जब आवाम की बात करते हैं तो आवाम मुसलसल जो है महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हो या फिर हमारे जो IMF की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से जो तेल की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, ऑयल की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं। इस हवाले से बात करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है महमूद रियाज साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, ठीक ठाक। महमूद साहब, खुद सुबह एक खबर मिली और पेट्रोल जो है वो 1, 2, 5 रुपये नहीं, 10 नहीं, 12 रुपये से भी ज़्यादा महंगा कर दिया है। वो बस हम समझते थे कि रूमर्स हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोग जो कहते थे कि 200 रुपये तक जाएगा तो मेरा ख्याल चला जाएगा। अच्छा, खैर दूसरी बात ये कि पेट्रोल पूरी दुनिया के अंदर महंगा हो रहा है। अगर आप न्यूयॉर्क के अंदर देखें तो बैरल की जो है वो काफ़ी कीमत ऊपर चली गई है, लेकिन हुकूमत को इसमें अब फवाद चौधरी जो स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के, उन्होंने पहले कल ये खबरें गर्दिश करती रही कि जो ओगरा ने जो समरी भेजी है उसको PM साहब ने मुस्तरद कर दिया कि इजाफा नहीं होगा। फिर अचानक हुआ कि जी वो इजाफा कर दिया गया। 12 रुपये का इजाफा करना मतलब 12 रुपये अगर पेट्रोल में इजाफा होगा तो आप समझें कि लोगों की ज़िंदगी और दीगर चीज़ों में 112 रुपये का इजाफा होगा। हाँ। जो बसों के किराए से लेके आप इधर
12 बजे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, और 12:15 बजे अगर आप कराची की किसी दुकान पर या कोई चीज खरीदने जाए ना तो वो उसने अपनी प्रोडक्ट में इजाफा कर दिया होता है। वो आपको टमाटर भी महंगे मिलेंगे, आपको डबल रोटी भी महंगी मिलेगी, दूध भी महंगी मिलेगी, हर चीज जो है वो पेट्रोल से लिंक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। हुकूमत को बिल्कुल सोचना चाहिए, बहुत हुकूमत एक पहले ही प्रेशर के अंदर है बहुत ज्यादा जिस तरीके से, और उस पर फिर ये 12 रुपए का इजाफा करना जो है यकीनन एक बड़ा मुश्किल काम है, और आवाम के लिए इससे बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी। आप ये तमाम वही शराइतें जो IMF के चुंगल में आने के बाद आपको मजबूर करनी पड़ती हैं, और हम लोग समझते थे कि जैसा कि कहा जा रहा है कि कीमत 200 रुपए तक पहुंचेगी, तो लग रहा था गलत, लेकिन अब कयास यही है कि ये 200 रुपए भी हो सकता है, ये जा सकते हैं वहां पे हर महीने 8-8, 10-10 रुपए, और जब आप कम करते हैं तो 8 आने, 4 आने, रुपया, 1.5 रुपया जो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो अवाम परेशानी का शिकार होंगे। अपोजिशन इस पे क्या करती है? लेकिन महमूद साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है कीमतें ऑयल की बढ़ रही हैं, तो ये रीज़न अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अगर हमें महंगे दामों मिलेगा तो ऑब्वियसली हम भी जो है वो महंगे दामों ये से तो आपकी जो यहाँ पे रिफाइनरीज है, जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल जो आता है, क्रूड ऑयल आता है, उसको जो रिफाइन करती हैं उसकी कॉस्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हिडन चार्जेस भी हैं। इसके अंदर पेट्रोल के ऊपर लेवी लगती है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और जब, लेकिन ये कि जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता था पेट्रोल, तब आपने वो आवाम को पास ऑन नहीं किया। यहाँ पर तो हमने देखा कि 75 रुपए, 80 रुपए, जब माफ कीजिएगा, जब 75-80 रुपए पेट्रोल की कीमत हुई तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी मार्केटिंग, उन्होंने तो पेट्रोल बेचना बंद कर दिया था, और कोई उनको राय रास पे नहीं ला सकी हुकूमत। सिर्फ PSO के पंप थे जहां पर बिक रहा था। जब तक आपने दोबारा, हुकूमत ने एक दफा किया कि 20-25 रुपए पेट्रोल कम कर दिया था, 75 रुपए अराउंड आ गया था, तो कंपनियों ने तो बेचना बंद कर दिया था। वो आपको ब्लैकमेल कर रहे थे, आप ब्लैकमेल हो रहे थे। उसके बाद जब कीमत बढ़ाई गई है तो फिर आया। यकीनन इस तरफ देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, और फवाद चौधरी ने तो कहा है कि हम कोई सब्सिडाइज नहीं दे सकते, हुकूमत बड़ी मुश्किलात के शिकार है। खजाना कह रही हम पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो क्या सब्सिडी है जरा? अब इसके अंदर पेट्रोलियम लेवी होती है, सब्सिडी तो कोई भी नहीं दी जा रही है, और ये तो इस वक्त भी है। लेकिन होता क्या है कि अभी कोई आएगा और वो आने के बाद कहेगा कि देखिए जी पेट्रोल हमसाया मुल्क में इससे भी ज्यादा है, तो आप हमसाया मुल्क से फिर सैलरी, करेंसी का वो भाव रखकर आप जो बताते हैं उसको भी तो चीजें शेयर किया करें ना जी। वहां पर अगर आया आपकी करेंसी भी तो उनसे डबल है, मतलब ना, तो जो रीजन में, तो यकीनन पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि जो कि इसका इम्पैक्ट हर चीज पर आता है। आपके डूइंग ऑफ कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ जाती है, लोगों का कारोबार जो है इससे मुतासिर होता है, ट्रांसपोर्ट मुतासिर होती है। आम आदमी जो है जिसका के एवरेज 5-6 हज़ार रुपया फ्यूल का एक लिमिट होती थी एवरेज घर की, कि वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता था, अब आप ये देखें कि 12 रुपए से वो क्रॉस करेगी। जब वो क्रॉस करेगी तो दीगर चीजों पे इफेक्ट आएगा, और आवाम जो है वो काफी महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो यकीनन इन चीजों का इम्पैक्ट आएगा। और इसको देखना चाहिए, इसको फौरी तौर पे इस पे एक्शन होना चाहिए। तो साहब, अब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश, बाकी जितनी चीज़ें, उन पे भी ज़ाहिर इम्पैक्ट आएगा, उसमें भी इजाफा होगा। नहीं, आप देखिए उसको कोई करता नहीं है। अब ये 12 रुपए बढ़ा तो 12 रुपए, लेट सपोज एक गाड़ी है वो 10-12 किलोमीटर करती है, 10-12 किलोमीटर करती है, तो 12 रुपए, तो 1 किलोमीटर पर 1 रुपए का फर्क पड़ा। और अगर उस आदमी उस गाड़ी में 5 रुपए बैठ रहे हैं तो ये 5 से 12 लेते हैं, ये 60 रुपए बढ़ा देते हैं। मतलब जितना पेट्रोल बढ़ा है उसके मुताबिक अगर चीजें, आप देखिए 12 रुपए बढ़ने के बाद भी अगर हाँ, आप कॉस्ट को करें तो इतना ज्यादा उस पर नहीं आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इसके नतीजे में जो महंगाई होगी इसको चेक कौन करेगा? इन ट्रांसपोर्टरों से कौन पूछेगा कि पेट्रोल तो चला इतना महंगा हुआ है, आपने जो फी सवारी 10-10 रुपए बढ़ा दी है वो आपने कैसे बढ़ाए? अकेली बस या अकेली वैगन अकेली तो नहीं लेके जा रहा ना, उसमें तो पैसेंजर्स होते हैं। या अगर आटा है, रोटी, ये आटा जी महंगा हो गया जी, पेट्रोल बढ़ गया, अब वो एक रोटी में 3 रुपए का इजाफा हो गया। भाई आप ट्रक के अंदर कोई एक सामान थोड़ी आ रहा है, कॉस्ट को उसको मैनेज तो करें, डिस्ट्रीब्यूट तो करें कि रियल इम्पैक्ट क्या आता है, उसको चेक करने के लिए फिर हमारे इदारे हैं जो चेक एंड बैलेंस है, उनका चेक एंड बैलेंस नहीं, जिसकी वजह से जो महंगाई का तूफान सामने आता है। सही, बिल्कुल सही। तो अब आप क्या देखते हैं, अगर PTI की हुकूमत की बात की जाए, 3.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अपोजिशन जो है वो भी एहतजाज कर रही है, अब मार्च पे भी जाएगी महंगाई के ख़िलाफ़,
लेकिन अवाम को तो कहीं किसी किस्म का नहीं, कोई यकीनन relief नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो मार्च के रूट का ऐलान जी। भी कर दिया है, 34 शहरों से होते हुए वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। अवाम तो परेशान नजर आती है, लेकिन तो आपको नहीं लगता ऑपोजिशन की जानिब से भी ये बहुत लेट हो गया है? ये पहले उनको अपोजिशन की जानिब से लेट तो हुआ है, लेकिन जिस महंगाई में है, अगर हुकूमत चली भी जाती है तो इसकी जगह जो अपोजिशन आएगी वो 1.5 साल में क्या करेगी? ये सारी महंगाई तो अब बढ़ चुकी है, ये सारी महंगाई का सामना तो 1.5 साल फिर में वो ये अपोजिशन करेंगे करेगी। जो इमरान खान साहब ने किया पिछली हुकूमतों को इल्जाम ठहराते सर, रहे, आपके वो पास भी यही सिस्टम करेंगे। नहीं है, हर जमा कोई ज्यादा करती को कम करती है, लेकिन अवाम को सुकून नहीं मिला। देर पा मंसूबे अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई मंसूबे नहीं बने, कोई इंसाफ की फराहमी का कहा जाता है, लेकिन अदालतें तो काम कर रही हैं अपना, लेकिन अवाम की जो परेशानी है यकीनन वो फैसले भी करती हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे कराची के अंदर आप देखें कि स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोग परेशानी के शिकार हैं। उसके अंदर एक आदमी पैसे लेके जाता है, बैंक से लेता है, लुट जाता है। औरतों को लूटा जा रहा है, जो कि पहले मतलब कराची के अंदर हम देखते थे कि राजन वगैरह भी होते थे, खवातीन होती तो बहुत कम होते थे, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है, किस बेदर्दी के साथ औरतों को मतलब उनके दुपट्टे खींच के बालों से पकड़ के उनके चूड़ियां उतारना, ये करना, तो आपका माशरा पूरा बेरहम होता जा रहा है। और उसके पीछे वही महंगाई, जॉब्स का ना होना, फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम चीजें मिलकर जो हैं वो इस बेरारवी को जन्म देती हैं। तो आप जब तक एक सोसाइटी आपके लिए लिवेबल नहीं होगी, और लिवेबल हुकूमत मतलब इससे पहले कौन से कोई दूध की और शहद की नदियां बह रही थी, अवाम तो पाकिस्तान की मुश्किलात का ही शिकार है, महंगाई में पिस रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब जो सूरत हाल है मेरे ख्याल है पहले कभी इतनी ख़राब सूरत हाल मैंने नहीं देखी, और ख़ास तौर पे वो जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो भी अब बहुत मायूस हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि अब इस हुकूमत को जो है वो चले जाना चाहिए। बहुत महंगाई से परेशान है अवाम। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूँ ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। बात करेंगे कराची के शहरियों की, और कराची के शहरियों की जब हम बात करते हैं तो उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आपको बताएं कि कराची के शहरियों के लिए गैस बहरान जो है वो वबाल जान बन गया, और सूरत हाल ये है कि जो ख़वातीन हैं वो घरों से बाहर निकल कर धरना देने लगी। कराची के इलाके बिलावल कॉलोनी के रिहायशियों ने मरकज़ी शाहरा भी ब्लॉक कर दी, धरना देकर बैठ गए। 7 माह से गैस की अदम फरामी का दावा किया है। इलाका मकीनों का कहना है कि चूल्हे ठंडे पड़ गए, महंगे दामों सिलेंडर भरवाएं, महंगा आटा ख़रीदें, बच्चों को तालीम दिलवाएं, या फिर क्या करें। आइए हम देखते हैं कि वहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन लोगों का क्या कहना है, कितने सख्त वो परेशान हैं। नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, तो फिर भूखे चले जाते हैं ना। तो हमें गैस चाहिए। गैस भी नहीं है तो बिल क्यों दे रहे हैं? किस लिए बिल दे रहे हैं? हमें गैस चाहिए। हम इतना तक बर्दाश्त किया, बिल भर रहा, आएगा बर्दाश्त कर रहा, लेकिन गर्मी आ गया, लेकिन बिजली गैस नहीं आ रहा, तो कब तक बर्दाश्त करूं? गैस का पैसा दे रहा, गैस नहीं आ रहा, 2800 रुपये बिल दे रहा, गैस नहीं आ रहा, सुबह 100 से उठकर खाना नहीं मिलता, काम पे चले जाते। 6 महीने से मुसलसल बंदिश है। मतलब लोड शेडिंग का तो समझ में आता है कि बंदे को कुछ वक्त मिले, कुछ अपना काम करे, खाना पकाए, बच्चों को खिलाए। अभी सुबह सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, भूखे जाते हैं। होता है लोड शेडिंग 5 दिन 10 दिन, ये 2 महीने से मुसलसल है, इसलिए हम लोग सड़कों पे आ गए। जी आपने देखा कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी के रिहायशी किस तरह से परेशान हैं कि हम लोग भूखे ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल भूखे चले जाते हैं, क्योंकि ख़वातीन जब नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती हैं तो वहाँ पर गैस नहीं आती। ये सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस पे महमूद रियाज साहब? हम तो कह के थक गए हैं, अब क्या कहेंगे। शायद कोई सुनवाई हो जाए। बस हमारा काम है कहना, लेकिन ये कि बहुत बुरे हाल है। आपने अब तो सीएनजी भी खोल दी है पीर से, और कहा गया था चलें वो भी एक आसानी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो आपने सीएनजी खोल दी, लेकिन घरेलू सार्फिन को हर कोई रो रहा है। आप देखें आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में चले जाएं, एक्सपोर्टर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो ऑर्डर जो है एक्सपोर्ट के ऑर्डर वो पूरे नहीं हो रहे, वो सरापा एहतजाज है। दूसरी तरफ ताहाल कराची के अक्सर इलाकों में गैस अवेलेबल नहीं है, सुबह के वक्त तक नहीं होती, अगर दोपहर बाद थोड़ी सी आना शुरू होती, जबकि SHGC सुई सदरन ने कहा था कि फरवरी के अवाइल से ये शुरू हो जाएगी, लेकिन अब आधा फरवरी भी गुजर गया है कि आज तारीख क्या हो गई है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक लोगों के चूल्हे जो है ठंडे हैं। एक चूल्हे तो महंगाई की वजह से ठंडे हैं, और जो रहे से जलते थे वो गैस की वजह से ठंडे हैं।
और दूसरी तरफ मतलब मैं खुद उसका विक्टिम हूँ कि सुई गैस ने मुझे PUG लगाकर भेज दिया। क्या जी कि आपका मीटर स्लो चल रहा था, कम से कम बिल आता है। उसके बाद मैं खुद उनके पास गया तो मैंने कहा ये कैसे, कि वो हो सकता है मीटर स्लो चल रहा हो या गैस चोरी हो। मैंने कहा गैस आ कहाँ रही है जो चोरी हो रही होगी। सही बात वो है। पता चला जी एक PUG है जिनका बिल कम आता है, उन पे वो 500 550 रुपये लगा के भेज दिया। खैर वो उन्होंने सही कर दिया। तो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि चीजें सारी मौजूद हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है और हमेशा से रही है। आपको पता है कि गैस नहीं है, इतनी बड़ी गैस सुई के अंदर, और हम हर कुछ अरसे बाद देखते हैं कि जी एक गैस फील्ड जो है वो गैस का जखीरा निकला है और सिंध की हुकूमत और सिंध की किस्मत बदल जाएगी और ये इतने 100 साल तक चलेगा और इतने मिलियन मुकाब फुट गैस जो निकलेगी। फिर ये गैस जाती कहाँ है? सिर्फ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। और आपने LNG और दूसरी गैस आपने इंपोर्ट करनी होती है, वो वक्त पर आप डिसीजन नहीं लेते। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक हैं जो चलते ही इंपोर्ट पर चलते हैं, गैस पर उनके नहीं पैदा होती। लेकिन आपके यहाँ मसला ये कि आप सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लेते कि किस वक्त आपको, लड़ते लड़ते इतने साल गुजर गए कि कतर से गैस इतने में आएगी, इतने में हमने इतना मुआहिदा किया था, कोर्ट कचहरियां हो रही हैं। वो अवाम जो है, कोई भी हुकूमत हो, मतलब गैस तो पिछले कितने सालों से अब हम देख रहे हैं कि सर्दियों में गैस नहीं मिलती आपको। जब सख्त सर्दी शुरू होती है तो कराची के अंदर गैस जो है वो नापैद हो जाती है। तो यकीनन गैस की शॉर्टेज भी है, लेकिन इसको अब प्लान करना चाहिए। अचानक कोई ऐसा तो नहीं होता सर्दी का मौसम कि आपको चांद नजर आया और कल से सर्दियां शुरू हो रही हैं। हर आदमी को पता है कि, और अब तो कराची में सर्दियों का स्पेन थोड़ा सा तवील हो गया है। नवंबर से ही सर्दी शुरू हो जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च से जाकर कुछ मौसम सही होना शुरू होता है। तो सिर्फ प्लानिंग की कमी है कि अगर आपको पता है कि एक चीज नहीं है, एक घर वाला भी प्लान करता है कि मुझे अपने घर में ये चीज रखनी है, ये नहीं है, उसकी पहले खरीदारी करता है। ये थोड़ी होता है कि मेहमान आपके घर में बैठ जाएं फिर आप निकलें खाना पकाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ प्लानिंग का फुकदान है। मतलब चाहे वजारत पेट्रोलियम हो, पूरी है। और अभी तो खान साहब ने जो है वो अपने वजीरों को नंबर भी दिए, तो यकीनन इस गैस की नाहली पे नंबर कटने चाहिए। जो वजारत है कि क्यों नहीं मंगवाई गई, इतना टाइम हर आदमी ने कोर्ट कचहरी के अंदर जो है। वजीर भी तो बड़े चेंज होते हैं ना हमारे यहाँ, कभी एक देखें वो तो वजीर तो वो चेंज हो रहे हैं। वो इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं देखता हूं कि जो जिसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है उसको फिर हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और किस मसला ये है कि बाज़ वक़्त तो ऐसा लगता है कि इमरान खान जैसे ना कोई गलत लोगों में वजीर आजम बन गए हैं। आप चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना अपने मिनिस्टर्स का, अपना होमवर्क तो होना चाहिए। अब वो भी यही हुआ कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस यकीनन किया होगा, लेकिन वो एक इंटरनल प्रोसेस होगा कि कौन मिनिस्टर किस तरह काम कर रहा है, फिर उससे उसकी बाज़गश्त होनी चाहिए, उससे पूछा जाना चाहिए। लेकिन वो तमाम चीज़ें, उनकी टीम के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो मीडिया पे आ गए, जिससे मीडिया में हुआ कि ये मिनिस्टर अच्छा है, ये गलत है। ये तमाम चीज़ें इंटरनली होनी चाहिए थी। आप जब इदारों के अंदर देखते हैं, आप लोगों की कारकर्दगी को असेस करते हैं कि आदमी कैसे काम कर रहा है, ये वक्त पर आता है, पंक्चुअलिटी है, जो इसको काम दिया जाता है वो करता है। तो ये हुकूमत लेवल पे क्यों नहीं होना चाहिए? मिनिस्टर्स के लिए भी होना चाहिए। लेकिन अब मसला हमारे साथ ये है कि हम खुद मीडिया पर्सन है, वो तमाम कुछ उन्हीं के मिनिस्टर्स ने वो चीज़ें जो हैं वो सरे बाजार आ गई, जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि ये मिनिस्टर नाअहल है, जो कि एक हर जगह होता है। अब सिंध में भी हटाया जाता है, सूबाई हुकूमतें भी हटाती हैं। हम अगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी कलमदान कई दफा चेंज हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होते हैं, बल्दियात के मिनिस्टर चेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन के चेंज होते हैं। उनके पीछे चीज यही होती है कि कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा या उसकी कोई दूसरी जगह समझते हैं कि उसकी एक्सपर्टीज हो सकती है। बिल्कुल, जिसकी एक्सपर्टीज जहां पर है उसको वहीं पर जो है तो ये गैस का यही है कि अब फिर लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब देखें ना, बिल कह रहे हैं काफी ना सिर्फ बिलाल कॉलोनी बल्कि कराची के इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शदीद है। महमूद साहब, आपने कहा कि एक तो मसला ये है कि हम वक्त पर डिसीजन नहीं लेते, जो टेंडर्स आने होते हैं LNG के वो वक्त पर नहीं आते, जिसकी वजह से फिर हमें गैस की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। दूसरा आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, जो पाइपलाइंस हैं वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। और एक और मसला ये भी है, गैस की लीकेज भी बहुत जगहों पर गैस की लीकेज होती है, लेकिन एनुअल टर्न अराउंड होता है। पूरी ये गैस फील्ड होती है, इनकी साल के अंदर अक्सर हम देते हैं, जैसे कादनवारी फील्ड है, दूसरी है कि उनकी मेंटेनेंस के लिए उनको फील्ड्स को बंद किया जाता है कुछ दिन के लिए। वहाँ पर उसकी एक सालाना जो है एक खास उस पर होता है, वो की जाती है, वो प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन मसला ये है कि एक चीज़ आपने बेचनी है, जब बेचने के लिए आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं तो आप कहाँ से देंगे?
अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है कि थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि किस वक्त किसकी ज्यादा जरूरत है, किस सेक्टर की है। अब यकीनन एक अच्छा इकदाम था कि आपने सीएनजी सेक्टर को बंद कर दिया था, चूंकि सीएनजी पे गाड़ी चलाना यकीनन एक, अब तो जरूरत भी है उसको, खैर लग्जरी क्या कहेंगे, आवाम की जरूरत है सस्ता ईंधन में, लेकिन ये कि आप उनको गैस जो है वो इंतहाई वो सस्ते दामों दे रहे हैं और वो कर रहे हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब किसी तरीके से तो पूरी करेंगे ना। अब सुई गैस भी एलपीजी के सिलेंडर दे रही है, उन्होंने स्कीम दी है कि आप उनके पास अगर लिस्टेड हो जाएं तो वो आपके घर पर सिलेंडर जो है वो दे देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तमाम लोग जो है वो एलपीजी की तरफ जा रहे हैं, चूंकि और वो आप देखें कि उसका भी रेट जो है 220-25 रुपए किलो है, और आप 2 किलो गैस जो मुश्किल से एक हफ्ते चलती है, तो 7-8 किलो अगर गैस आप वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपके मंथली बिलों के अंदर, उसके अंदर अखराजात में इजाफा होगा। तो बिल्कुल हम फिर यही कहेंगे कि ठीक है, गैस आप ये तो नहीं कह सकते कि जितनी आपकी एक्सट्रैक्शन हो रही है, गैस निकल रही है, वो भी निकल रही है, मौजूद भी हैं, लेकिन कब तक चलेंगे? कुछ भी करना है वो तो हुकूमत का काम है, वो प्लान तो हुकूमत को करना है कि अवाम को ये गैस चाहिए। अब इसको किस मुल्क से इंपोर्ट करना है, किस रेट पर इंपोर्ट करना है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा आपको मिल सके, वो हुकूमत का काम है, और हुकूमत की जो माहिरीन है वो उनका काम है, और ये डिसीजन वही लेंगे। अवाम को नहीं पता, अवाम को तो चीज़ चाहिए, वो इतने नंबर्स में थोड़ी जाता है कि हमें फला मुल्क से गैस सस्ती मिल रही है, या कौन लोग थे, कौन सी इदारे थे जो कि जिन्होंने नाहली का सबूत दिया कि वक्त पर जो है वो गैस की जो है वो दरामद नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। अवाम तो एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, गैस नहीं होगी तो हर चीज़ में आपको परेशानी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। चलते हैं अब अपनी अगली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि कराची में सरकारी सतह पर एक और यूनिवर्सिटी का इजाफा होने जा रहा है। कराची मेडिकल और डेंटल कॉलेज को अब जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम दिया जा रहा है। कराची डेंटल और मेडिकल कॉलेज को कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का नाम दिया जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी क्या अपडेट्स हैं आपके पास महमूद साहब इस हवाले? बिल्कुल, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एक पुराना कॉलेज है जो कि कराची के वस्त के अंदर कायम किया गया था, और यहाँ से बहुत लोग जो है वो ग्रेजुएट हुए, और अब उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन कराची के अंदर एक नई चीज़ जो हो रही है कि जितनी जामियात हैं उनके वाइस चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर की बजाय जो है वज़ीर आला सिंध होंगे, और इसका काबीना का बिल जो है वो कल पेश किया जाएगा। अगर सिंध काबीना उसकी जो है वो मंजूरी दे देती है तो उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कल भी एक जगह पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो थे वो मौजूद थे, मुर्तज़ा वहाब, उनका वही कहना था कि हुकूमत हर चीज़ नहीं चला सकती। उन्होंने KMC का अस्पताल है, अब्बासी शहीद, जिसकी की हालत बड़ी नागुफ्ता बे है, उनका यही कहना था कि जब तक आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर नहीं लाएंगे, लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो तरक्की नहीं आ सकती। एक आदमी बहुत दूर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि उसमें शहर में क्या आ रहा है। तो ये जो बल्दियाती निज़ाम होता है या दीगर होता है कि जब आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप आती है तो लोगों का बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाता है। बहुत सारे अस्पताल इदारे चल रहे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हुकूमत हर जगह हर चीज को नहीं कर सकती, और पूरी दुनिया में हुकूमत के ऊपर इतना लोड नहीं होता कि वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को तमाम देख रही हो। यकीनन बहुत अच्छा इकदाम है कि कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज को है वो यूनिवर्सिटी के दर्जा दिया जा रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसकी फीसिस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा है। मतलब एक आम आदमी नहीं अपने बच्चों को इस तरह अफोर्ड कर सकता, पढ़ा सकता। लेकिन ये जो पहले भी सेमी प्राइवेट थी और अब इसको सरकारी सतह पर ला रहे हैं, तो ये अब इसकी फीसिस में और कमी आएगी क्या? नहीं, इसमें फीसिस में तो कमी अब इनका स्ट्रक्चर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जो सरकारी तालीम है वो आज भी बहुत ज़्यादा सस्ती है प्राइवेट एजुकेशन से। और प्राइवेट तो फिर बहुत सारे जो है वो तो पैसा बनाने की मशीन है। अगर हम कुछ स्कूलों को भी देखें, उसमें प्राइवेट जामियात को भी देखें, और माजी में कराची में कई मेडिकल कॉलेज बैन भी किए गए। एक जमाने में बड़ी मशरूम ग्रोथ हुई थी और कराची के अंदर बेतहाशा मेडिकल कॉलेज हो गए थे जिनके लाइसेंस कैंसिल किए गए, जिनके वार्डिंग डिग्री को कैंसिल किया गया, उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ था। चूंकि आप यहाँ पर मसीहा बना रहे हैं, आप यहाँ पर डॉक्टर बना रहे हैं, अगर आप एक अच्छा इदारा नहीं बनाते, तरबियत याफ्ता असातिज़ा नहीं होते, अच्छे ट्रेन डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होते जिन्होंने आगे डॉक्टर बनाना है, तो फिर तो ये आप पैसे के जोर पे तो किसी को भी वो नहीं कह सकते ना। इस चीज़ को तो अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो कल किसी के पास पैसे हैं तो वो जाकर डिग्री खरीद लेगा डॉक्टर की, MBBS की, ऐसा नहीं होता। तो यकीनन
एक अच्छा इदारा है कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और वो सरकारी अस्पताल है, वहाँ से उससे एफिलेटेड भी है, जो एजुकेशन का वो अस्पताल है। तो अब ये अवार्डिंग एक यूनिवर्सिटी हो जाएगी, जिससे कि एक लोगों को शहर के वस्त में एक तालीम की अच्छी जगह मैसर आएगी, और यकीनन इसकी फ़ीस भी जो है दूसरे जो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनके मुकाबले में कहीं कम है। सही, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पीएसएल की। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा को 24 रन से शिकस्त दे दी है, लेकिन इस बात कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे पीएसएल की, जो इस वक्त जारी है लाहौर के स्टेडियम में। और कल हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा को 24 रन से शिकस्त दे दी। आज का जो मैच होने जा रहा है वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा। इस हवाले से बात करते हैं, स्पेशली कराची किंग्स की बात करें महमूद साहब। मुसलसल क्या बात करें कराची की, मुसलसल 7 मैचेस हारे और लास्ट का मैच अगर मैं कर ही नहीं रहा कराची किंग्स की बात। बस अब आदमी क्या करे, बाबर आजम को कप्तानी दी गई है, वाइट बॉल के कप्तान है, और इमाद वसीम से लेके कप्तानी गई है, लेकिन बहुत प्रेशर में ऐसा लग रहा है कि टीम बिल्कुल जो है वो कोलैप्स कर गई है, और बाबर आजम को फ्रंट से लीड करना चाहिए। हम आसमान पर भी तो चढ़ा देते हैं, ये जनाब कोहली है, ये है, लेकिन पूरी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज और परफॉर्मेंस नजर आ रही है इस वक्त, आप देखें कि मुल्तान सुल्तान ने 7 मैच खेले, हाईएस्ट है, और वो क्वालिफाई भी कर चुका है प्लेऑफ में, लेकिन मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे, लाहौर है 7 मैच खेले 5 जीते, इस्लामाबाद ने 7 खेले अभी तक 4 जीते, और चौथे नंबर पेशावर ज़ल्मी 8 मैच जीते 8 खेले 4 जीत चुके हैं। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर, कराची किंग्स बिलतरतीब 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। 10-10 मैच उनको पूरे करने। अब कराची किंग्स तो नहीं आ सकते, लेकिन ये कि आप पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही है, लग रहा है कि बस क्या हारे में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और बाबर आजम, और फिर असल बात ये है कि लोग ये नहीं सोच रहे कि एक बहुत बड़ा इवेंट ऑस्ट्रेलिया ने आना है, 3 टेस्ट मैच आपने खेलने हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम है, और पाकिस्तान टीम का कप्तान जो है वो 7 मैच हार के इतना डीमोरलाइज हो चुका है, और इसके फौरन बाद उसको पिंडी के अंदर टेस्ट खेलना है, फिर कराची के अंदर टेस्ट है, और 3rd टेस्ट जो है वो लाहौर में। और वो बड़ी एक पेशेंस वाली क्रिकेट होती है कि जो 5 डे क्रिकेट होती है वो असल क्रिकेट है, जिसको कि लोग जो है अब T20 में यकीनन सारी टीमें तो पाकिस्तान की हैं, खुश होना चाहिए, लेकिन लोग बड़े मायूस हुए कराची के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस रही। कराची वाले तो बड़े मायूस हुए हैं। और क्या आप समझते हैं महमूद साहब के बाबर आजम की परफॉर्मेंस की क्यों अफेक्ट हो रही है? क्या मुसलसल मैचेस वो खेल रहे हैं पीएसएल से, फिर बांग्लादेश थोड़ा सा पैच आ जाता है, और आप असल में ये होता है कि आदमी बैट्समैन वो अच्छा है कि जो अपनी टीम को लेके चले। क्योंकि कराची के अंदर हम खुद विटनेस हैं, जहीर अब्बास जिनको कि एशियन डॉन ब्रेडमैन कहा जाता है, कराची के अंदर पाकिस्तान टीम के कप्तान थे सरफराज अहमद, और अच्छी तरह याद है कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। 100 रन करके वो आउट हो गए, टीम उनकी हार गई। तो जहीर अब्बास ने जो है वो उस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान थे सरफराज, तो उनको कहा कि नहीं आप गलत, आप 100 का मतलब ये थोड़ी नहीं, आपको आगे लेके जाना चाहिए था, आपको जितवाना चाहिए था। सही। तो बड़ा बैट्समैन वही होता है। माजी में अगर हम देखें इंजमाम की हम बात करें, यूनुस की, मिसबा की, इवन शाहिद अफरीदी की, कि जब तक आप मैच विनर नहीं है, जब तक आप मैच विनर नहीं है, तो आपकी सैकड़ा, आपका 50 सब बेकार है। आप टीम के लिए खेलते हैं, मतलब आपने तो 100 कर लिए, टीम हार गई, आप अपने रन रेट के चक्कर में पड़े में अपने, तो बड़ी उनको सोचना है। तो इससे अच्छा तो फिर लोग यही कहेंगे कि इमाद वसीम जो है वो ज्यादा अच्छी कप्तानी कर रहे थे, उनसे लेके कराची किंग्स की टीम मैनेजमेंट ने कहा। और फिर जबकि उनके पास जो है पीटर मॉरिस और आप वो वसीम अकरम जैसा जाइंट आदमी उस टीम का हेड कोच और प्रेसिडेंट है, उसके बाद उस टीम की परफॉर्मेंस ये तो ये बड़ी एक जो है सूरत हाल बड़ी गंभीर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो क्रिकेट के पंडित हैं वो शुरू होने से पहले ही कह रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान खेल रही है रिजवान की क़यादत में, मोहम्मद रिजवान, वो टॉस हार के बैटिंग कर रहे हैं तो भी जीत रहे हैं, वो टॉस जीतकर फील्डिंग पहले कर रहे हैं तो भी जीत रहे हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये कि खेलने वाले को क्या करें, इनको कहाँ फंसाएं हम, तो ये चीज है। यकीनन एक मैच वो भी हारे लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें तो वो शादाब की और उसकी क़यादत के अंदर बहुत अच्छा वो लोग मैच जीते। तो यकीनन टीमें जो हैं अभी वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर टीमें, लेकिन इतने मैच खेलने होते हैं कि पीएसएल के बाद जो फिर प्ले ऑफ मरहला जो होता है उसमें भी
अच्छी टीम होती तो यकीनन एक अच्छी टीम होगी, लेकिन फिर दूसरी बात ये कि PSL भारत पाकिस्तान का सारी टीमें जो है वो पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की है, लेकिन फिर तो भी एक कराची वालों को हाँ, बड़ी कराची मायूसी वालों हुई को इस बार। यकीनन मायूसी हुई। जी बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मज़ीद बात करेंगे कुछ और मौज़ूआत से, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट कराची टैलेंट का, जिसमें हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसे बैंड से जो कि सिर्फ एक म्यूज़िक बैंड नहीं है बल्कि कराची की आवाज़ है। उन्होंने अपनी मौसीकी के ज़रिए कराची के जितने भी मसाइल हैं, कराची की जो इश्यूज़ हैं, उनको उजागर किया है। और ये ऐसा एक कराची की एक ऐसी तस्वीर है जिन्होंने अपनी मौसीकी से उसमें कई रंग भरे हैं। हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इनका सॉन्ग जो कि जाग कराची के नाम से है, वो देखते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। साउंड ऑफ कराची बैंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका तारुफ कराना चाहूँगी। हमें ज्वाइन किया है एहसन बारी ने, जो कि फ़ाउंडर हैं साउंड ऑफ कराची के। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है पारस मंसूर ने। ये तो एक एक्टर हैं, लेकिन पहली बार ये इसमें जो है परफॉर्म कर रहे हैं, लिरिक्स इन्होंने लिखे हैं और गा रहे हैं, रैप कर रहे हैं। और उनके साथ मौजूद हैं काजी आदिल, जो कि मैनेजर और प्रोड्यूसर हैं साउंड ऑफ कराची के। आप तीनों को वेलकम करते हैं। साउंड ऑफ कराची नाम से ही जैसे कि जाहिर है, और जो आपका सॉन्ग था अभी जो हम देख रहे थे, जाग कराची, बहुत एक मीनिंगफुल सॉन्ग है जिसमें कराची के इश्यूज़ के हवाले से आपने बात की है, चाहे वो करप्शन हो, गंदगी हो, कचरा हो, या फिर जो दूसरी मुश्किलात का सामना है कराची वालों को। तो एहसन आपसे शुरू करते हैं, आप फाउंडर हैं इसके, और अगर बात करें इस बैंड की तो ये सिर्फ एक म्यूज़िक बैंड नहीं लगता, बल्कि एक मीनिंगफुल आप जो है प्रॉब्लम्स को जो कराची की है वो उजागर कर रहे हैं। हमें इन पर्टिकुलर ये लगता है साउंड्स ऑफ कराची के तकरीबन तमाम ही मेंबर्स को ये लगता है कि वो रूटीन गाने तो बिल्कुल ठीक हैं जो हमें करना है, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और म्यूजिक के जरिए, थिएटर के जरिए, ड्रामों के जरिए, एंटरटेनमेंट की जितनी मीडियम्स हैं उनके जरिए मैसेज पहुंचाना आसान होता है लोगों तक। हाँ। तो ये बेसिकली हमारा एक फलसफा है। ठीक है, आपकी तरफ आऊँगी काजी आदिल साहब, आप मैनेजर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं साउंड्स ऑफ कराची। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम रेगुलर सॉन्ग्स भी बनाते हैं, लेकिन जाग कराची स्पेसिफ़िकली आपने कराची के हवाले से, कराची के इश्यूज़ के हवाले से इसको बनाया है। और जो हम एक्टर्स हैं या जो एंकर्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, उनकी एक वैसे तो सबकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो हम लोग एक मैसेज देते हैं वो उससे आवाम काफ़ी सीखती है। तो क्या मैसेज आप लोगों ने देना चाहा एग्जैक्टली इस गाने के इस गाने का बनाने का मकसद यही था कि ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें तो होती ही हैं जो कि सामने आती हैं, लेकिन उसको लोग पोर्ट्रे कम करते हैं। हमने इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें दिखाने के लिए कोशिश करी है कि एटलीस्ट कुछ लोग हैं जो एफर्ट कर सकते हैं, जिनके पास ज़रिए भी हैं, लेकिन हमने बहुत जगह देखा है कि वो करते नहीं हैं। जैसे कि लोग अपने ही घर के पास ही अपना ही कचरा फेंकते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी ज़रिए हैं, जैसे देयर आर लॉट ऑफ लॉज जो कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। ट्रैफिक लॉज हैं, ट्रांसपोर्ट लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, बट कुछ उसके लिए कुछ एफर्ट करना। तो इस गाने के थ्रू हमने यही मैसेज देने की कोशिश करी है कि अगर थोड़ी सी सब मिलकर एफर्ट करें तो डेफिनेटली हम लोग चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल सही। और आपके पास आऊँगी पारस मसरूर साहब, आप वैसे तो एक्टर हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने इसमें आप लिखा भी है, लिरिक्स भी हैं और रैप जिस तरह किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितना डिफरेंट था ये एक्टिंग से? एक्टिंग से ऑब्वियसली डिफरेंट तो है। सिंगिंग, म्यूजिक एक अलग, परफॉर्मिंग आर्ट्स के दो ही फील्ड्स हैं, एक म्यूजिक है और एक थिएटर है, और वहीं से ही फिर सारे बातें शुरू होती हैं। एहसन बारी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि 15 साल से हम लोग दोस्त हैं। हमने साथ ग्रेजुएट किया नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से, और हमने साथ ही कैरियर शुरू किया अपना। तो हम चाहते थे कि कुछ ना कुछ कोलैबोरेट करें, क्योंकि शुरू में हमने कोलैबोरेशंस की हैं। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हम डिस्कशंस करते रहे, मुलाकातें होती रहीं। तो हम और साउंड्स ऑफ कराची जब बनाया एहसन बारी ने, और मैं वैसे तो दोस्त आपस में फैंस होते हैं, तो मैं एहसन बारी का फ़ैन भी हूँ, उसकी म्यूज़िक का फ़ैन हूँ।
तो मैं हमेशा उसे कहता था कि हम कुछ करें, वो भी कहता था कि कुछ करें। तो उसके पास ये आइडिया था कि कराची के लिए हमें कोई ऐसा गाना बनाना चाहिए जिसमें हम कराची की आवाज़ बने, हम कुछ इश्यूज पे बात करें। तो इसने एक आइडिया दिया और उस पर फिर मैंने इम्प्रोवाइज किया। उसमें समी अमीरी भी उनका जो रैप है वो उन्होंने अपना पार्ट खुद लिखा है, मैंने जो किया है मैंने अपना पार्ट खुद लिखा है और अपने ही अंदाज में हमने उसको किया है। और एहसन बारी ने उसको एक म्यूजिकल फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करके, और उसके जो आप बीच में आप सुनते होंगे कि अब टूटेगा बुत ये झूठे सभी खुदाओं का, पैरों तले दे के जमी हम राहे हक में हक पे निकल पड़े हैं, बस यूं ही मर भी गए तो गम नहीं कोई। तो ये जो एहसन बारी ने लिखा और कंपोज किया और उसके बीच में हमारे रैप को उसने फिट इन किया और ओवरऑल। और फिर मैं बिलाल बिरोई का भी नाम लेना चाहूँगा जिसने फाइनल उसको मिक्स किया। निम्रा रफ़ीक इसमें गा रही हैं कोरस में पीछे, और कायद अहमद हैं जो गा रहे हैं इसमें, और मुस्तफ़ा हैं। तो इन सब की मेहनत से ये चीज़ सामने आई। और डिफरेंट इस तरह से भी है क्योंकि मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया था। तो मैं चाहता था कि कुछ म्यूजिक और मोनोलॉग को मिलाया जाए, एक्टिंग को और म्यूजिक को मिलाया जाए। तो मैंने एक मोनोलॉग किया है जिसको रैप की सूरत में फिर सामने लाए हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट है और इसमें हमने वो सारी दिल की बातें की हैं जो हम समझते हैं कि कराची के साथ जो मसले मसाइल हैं और जो लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे हैं। और एक ख़ास चीज़ है इसमें कि दुश्मन मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं कराची के हालात ख़राब होने में। तो रैप सॉन्ग में एक होता है डिस करना मतलब दूसरे को वार्निंग देना या उसको वार्न करना कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो या इस तरह से। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है डिस के नाम से जो रैप की उसमें यूज होती है। तो मैंने मुल्क दुश्मन अनासिर को डिस किया है पहले वाले पोर्शन में। दूसरा जो पोर्शन मैंने डिस किया है उन लोगों को जो बड़े मनसब पे बैठ के नाअहल लोग जो बड़े मनसब पे बैठ के जो है नाअहली की वजह से और गड़बड़ पैदा करते हैं मुल्क में और लोगों का हक मारते हैं। सही, बहुत अच्छा। बेसिकली ये पूरा एक टीम वर्क है जो कि जिसमें पीछे बहुत सारे लोग हैं। टीम तो हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा जो आपने नाम लिए वो लोग भी। अच्छा एहसन, आप मुझे बताइए कि जब ये आपने बनाया गाना या इसका सोचा और जब ये आया तो जाग कराची की आवाज़ आप बने, तो क्या रिस्पॉन्स मिला कराची वालों से आपको? रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है ऑफ कोर्स, और सब लोगों को गाने के तौर पे तो पसंद आए, लेकिन मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये एक ब्रॉडर मूवमेंट का आगाज़ है। एक बड़ी मूवमेंट का आगाज़ है जाग कराची के थ्रू जो हम कर रहे हैं। सोशली अवेयर हमारा एल्बम भी इन प्रोसेस है, सीधी बात एल्बम का नाम है। उसके अंदर हम और वाइडर प्रॉब्लम्स को, पूरा एल्बम हमने इसी हवाले से किया हुआ है जिसमें हम वाइडर प्रॉब्लम्स को करेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, वी आर रीचिंग आउट टू हम तमाम ऐसे हकाम के पास रीच आउट कर रहे हैं जो हमें सपोर्ट करें। बहुत बेसिक मसले कराची के जो हैं, वी वांट टू वर्क ऑन दैट। हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। जैसे आई लिव इन नॉर्थ नाज़िमाबाद, तो मैं इस इलाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। मैं अपर रेंजर्स के साथ, डीसी के साथ इन टच हूँ। हम क्लीनिंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं अगले महीने, बड़ी क्लीनिंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं कराची में, जिसको मैं खुद ओन करूंगा और एक टीम बना रहे हैं, एम्बेसडर्स बना रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है, जो भी लोग देख रहे हैं, कि आप ये जो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी गवर्नमेंट के लोग आ जाएंगे और आप घर में बैठे होंगे और एक दिन सुबह उठेंगे पूरा मुल्क साफ हो जाएगा, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। जो लोग रहते हैं जिस शहर में, वही उसको साफ रखते हैं। हम खुद ही शहर की ओनरशिप नहीं लेते और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को और इसको और उसको, इदारों को। हम खुद अपने मोहल्ले को तो साफ रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? सो दिस इज व्हाट वी वर्किंग ऑन, बहुत जोरों शोर के साथ। और जाग कराची उस मूवमेंट का एक तरह से पहला हिस्सा है। पारस मूवमेंट में शामिल है ऑफ कोर्स। मैं और पारस मिल के हम कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आगे। ये हमारे प्लान भी हैं और इसके ऊपर हम काम और ये भी बताइएगा कि पारस ने कहा कि आप लोगों की दोस्ती भी बहुत पुरानी है, 15 साल से। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो आप इनके साथ कर रहे हैं या इससे पहले भी काम आप दोनों ने किया है साथ कुछ?
बताओ भाई। पारस और मैं बिल्कुल काम किया है जी। पारस में बहुत पुराने दोस्त हैं। पहले बैच में नापा में हम थे उसी वक्त से, बल्कि इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी जो एज अ म्यूजिशियन परवरिश हुई वो बहुत डिफरेंट हुई। मैं शायद थोड़ा सा हटके इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मुझे मौका मिला पारस जैसे दोस्तों के साथ। मैं ह्यूज फैन ऑफ पारस परफॉर्मेंस एंड यू नो माय होल फैमिली इज पारस फैन। हमने काम किया साथ, बिल्कुल हम 2006 में हमने पहली दफा साथ में काम किया और वो हमने एक थिएटर प्ले था जिसके ऊपर कोलैबोरेट किया। फिर वो हम इंटरनेशनली भी गए उसको लेके, हमने इंडिया में भी परफॉर्म किया और बड़ा वो वहाँ पर मशहूर हुआ उस वक्त, वहाँ के अखबारों में टीवी पे छाया हुआ था। वी हैव कोलैबोरेटेड और हम उसी वक्त से सोच रहे हैं कि यार वी क्लिक सो वेल, सो यू नो व्हाई नॉट वी शुड डू समथिंग। तो ये काफी ऐसे सोचते सोचते बात हो रही थी और अब फाइनली हर चीज का अल्लाह ने वक्त रखा है। बिल्कुल सही कहा, हर चीज़ का एक टाइम है। अच्छा, आपसे पूछूंगी काजी आदिल कि जब आप ये गाना बना रहे थे तो क्योंकि ऑब्वियसली आपने यहाँ जो करप्शन है उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, रिश्वत है या जो आला हुकाम की नाअहली है उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, तो किसी किस्म की कोई थ्रेट या कोई मुश्किलात का सामना अगर आपको करना पड़ा हो तो क्या होंगी, क्या थी वो इस गाने? टू बी वेरी ट्रू, हम लोग ये प्रोजेक्ट अच्छा टाइम दिया प्रोजेक्ट ने। अभी तक तो एज सच कुछ फेस नहीं करना पड़ा है, बट एक्सपेक्टेशंस हैं जिनके लिए हम लोग तैयार हैं कि अगर ऐसा कुछ सामने आता है फ्यूचर जी बिल्कुल, तो हम लोग आला हुकाम के साथ भी जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से इस कैंपेन को, क्योंकि आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए ऑलमोस्ट इस पे यही बात हो सकती है कि हम हक पे निकल पड़े हैं बस यूं ही। और इस राह पे मुश्किलात तो आती ही हैं। बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही। अच्छा पारस, जैसे कि एहसन ने भी कहा कि हम लोग अक्सर औकात बल्कि ज़्यादातर मोस्टली हम ब्लेम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को और हम खुद ओन नहीं करते अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को। जिस तरह हम अपने घर की सफाई रखते हैं इस तरह हम बाहर स्ट्रीट की सफाई नहीं रखते, या जहाँ पर भी हम जाते हैं इवन जो घूमने वाली जगह हैं वहाँ हम इस तरह कचरा फेंक कर आ जाते हैं। तो आपने कहा कि एक नई क्लीनिंग मुहिम भी आप चलाने वाले हैं, तो उस हवाले से भी हमें बताइए। देखिए, इस मुहिम पे तो हम बहुत पहले से इंडिविजुअली खुद से काम कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ एहसन ने बहुत अच्छी बात की है कि देखें हमारा घर है, हम ऐसा तो नहीं करते कि हम खाना खाएं और कचरा अपने ही घर में फेंक दें, उसको थैली में बंद करके हम डस्टबिन में डालते हैं, फिर कोई आके ले जाता है स्वीपर वगैरह और इसी तरह से सफाई हो रही होती है। तो हम थोड़ा सा इमेजिन करें इस चीज को कि हम वहीं खाएं, घर पे खाएं और घर पे कूड़ा अपना जमा करते जाएं, तो एक दिन आएगा कि हमारा घर जो है वो कूड़े का ढेर बन जाएगा। तो ये जिम्मेदारी खुद से इस कौम को महसूस करनी पड़ेगी, खासतौर पे कराची जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है इतना ज्यादा पूरे मुल्क को जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं कम से कम उनके लिए कुछ आसानियां पैदा होनी चाहिए। आवाम तो कोशिश कर रही है, आज भी हमने देखा हम सिग्नल पे खड़े थे, जैसे ही अभी सिग्नल में टाइम था खुलने में तो लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई मतलब यहाँ पे लाकानूनियत या कानून तोड़ना मजाक है, मतलब कोई मसला ही नहीं है। अगर यही बंदा हमारा किसी बाहर मुल्क में होता, चाहे सुनसान सड़क होती, वो सिग्नल पे जरूर खड़ा होता, क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ से गुजरूंगा तो सामने से पिक्चर खिंच जाएगी और घर पे चालान पहुंच जाएगा। तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा ठीक होने की जरूरत है। और ये इस गाने के थ्रू हम आवाम को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, खुद दूसरों पे सिर्फ ना डालें, सिर्फ ये ना कहें कि भाई हुकूमत को हमने वोट दे दिया है तो बस अब हुकूमत का ही फर्ज है कि वो सारे मामलात को ठीक करेंगे। हमारा भी फर्ज है। मसला सिर्फ ये है कि जो यहाँ हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं, उनको अपने राइट्स का नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल प्राइवेट स्कूल्स का मसला है, इतनी ज्यादा फीस, फिर उनके अपने रूल्स, अपनी रेगुलेशंस, कोर्ट जो है वो नोटिस भेज के थक जाती है कि आप फीस नहीं लेंगे या फीस कम कर देंगे या बाकी मामलात आपके भी सामने हैं, न्यूज़ हम सब देखते हैं, तो उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती और पेरेंट्स भी कुछ नहीं करते। पेरेंट्स जाएं, वो भी इस सिस्टम के हाथों मजबूर हो जाते हैं। मजबूर क्यों है? मजबूर ना कम अकली की वजह से है, मजबूर शऊर ना होने की वजह से मजबूर हैं। और वही शऊर मेरे ख्याल है जो आप लोग डेवलप करना चाह रहे हैं और हमारी भी यही कोशिश रहती है। अच्छा पारस, ये जो गाना आपने लिखा
तो इसमें बड़ा रैप है, बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें, जो अल्फाज यूज़ किए, जो वर्ड्स का चुनाव है, तो वो कितना टाइम लगा और किस तरह से आपने इसको चूज़ किया? अच्छा, मेरे साथ तो ये है कि बीइंग एन एक्टर मैं एक सेंसिटिव बीइंग हूँ, मैं बहुत हसास हूँ। कभी भी कुछ हो जाता है शहर में या मुल्क में या दुनिया के किसी भी कोने में, तो मैं उसका बहुत असर लेता हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा असर ले लूँ तो जाहिर है इंसान एक साइकोलॉजिकल बीइंग है, तो उसको कैथारसिस करना होता है। तो जाहिर है मैं किसी को जाके मार तो नहीं सकता, तो आपने वो अपनी तो मैं लिखता हूँ और उसका अपना कैथारसिस करता हूँ। और ये वन गो में आता है ख्याल मुझे, मतलब अगर मैं किसी इशू के बारे में मैं सोच रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, तो और उस पर मैंने कुछ लिखना है, तो वो एक ही दफ़ा में पूरा राइम बनता है मेरे पास, और फिर मैं उसको पुटअप करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी कुछ सोचा, अभी लिखा, फिर बाद में सोचूंगा, फिर बाद में लिखूंगा, ऐसा नहीं होता। एक ही वक्त में मैं पूरा पीस को कंप्लीट करता हूँ। ठीक, तो बस ये हम चाहेंगे कि आप जाग कराची जो है वो कुछ हमें सुना भी दें। तो आखिरी पार्ट में आपको उसके रैप का सुना देता हूँ, और आखिरी पार्ट जो है वो आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इजाजत है खान साहब, प्लीज। एहसन बारी अगर लाइन पे है तो एहसन बारी की इजाजत से हमारे साथ मौजूद और साउंड्स ऑफ कराची का ये गाना, उसका आखिरी पार्ट में आपको अर्ज करता हूँ कि ना अहल मैंने देखे हैं कुछ ना अहल, बड़े मनसब पे फैलाएं जहल और करें पहल जहालत में, करें इस्तेहसाल जलालत में उन लोगों का जो काबिल हैं, हुनरमंद हैं, शामिल हैं, कामिल हैं। गुमनाम से ही बेनाम नहीं, तेरे महल के वो दरबान नहीं जो सहम के तेरी आदत से खबासत से डर जाएं, नौकरी छोड़ें और घर जाएं, ना बताएं किसी और को तेरी हरकतें, चल हट परे मेरा दिल करे तेरी बैंड में बजा दूं, तेरी दुनिया में रहने वालों के नाम बता दूं, अच्छे लोगों की जान बचा लूं, उलझे रस्तों को सवारूं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वही मैं कह रही थी ना, वर्ड्स का चुनाव और फिर वो सीक्वेंस, ये बड़ा ही अहम होता है, बहुत खूबसूरत। अच्छा एहसन, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि ये तो बहुत खूबसूरत है जाग कराची की आवाज़, और मज़ीद फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? इस तरह के और इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, कोई ऐसा सॉन्ग आने वाला है आपका? मैंने बताया आपको कि एल्बम पे एक तो काम चल रहा है, सीधी बात, उसमें वो मिलेगा। उसके अलावा एक और बड़ी चीज पे हम काम करना शुरू उसके ऊपर हमने सोचना शुरू कर दिया है, जो कि एक म्यूजिकल है, थिएटर परफॉर्मेंस, एक तरह से म्यूजिक और थिएटर को मिला के वो भी हमारे उसमें, और हम स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस की तरफ भी जाएंगे, जिसमें हमारा इरादा ये है कि हम इलाकों घूम के म्यूजिक को, थिएटर को, अपने रैप को, जो भी चीज है उसको यूज करते हुए वैसे ही स्ट्रीट थिएटर के जरिए आम आवाम को हम इंगेज करें और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, अपना हिस्सा जरूर डालें। हम जितना चेंज, अक्सर हम ये सोचते हैं कि यार ये चेंज लाना बहुत इम्पॉसिबल है, इतना आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है कि चेंज नहीं आ सकता। छोटे छोटे चेंजेस भी मीनिंग रखते हैं, तो हम छोटे चेंजेस भी ला सकते हैं। हम सबको अपने अपने तई जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो जरूर करें। ये हमारा मिशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन बारी आपका, पारस मसरूर आपका, और काजी साहब आपका भी, आप तीनों तशरीफ़ लाए, और हम आपको विश भी करते हैं, गुड लक भी कहते हैं कि आप इसी तरह कराची वालों के लिए काम करते रहें, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एहसन ने भी कहा कि चेंज कोई दूसरा नहीं लाता, आपको ख़ुद लाना होता है, और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अगर आप उन पर फोकस करें, ओनरशिप लें, अपनी ज़ात की लें और अपनी चीज़ों की लें, तो मेरे ख्याल है इस सोसाइटी में और माशरे में बेहतरी आ सकती है, और माशरा जो है वो हम सबसे ही मिल के बनता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं प्रोग्राम का जो सेगमेंट का वक्त है वो ख़त्म होता है। इसके बाद एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में, और अब हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। आज बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से, जो कि एक हमारी सोसाइटी की अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ना हमारी सोसाइटी में इसको समझा जाता है, ना ही ट्रीट किया जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये वो फीलिंग्स हैं, वो डिप्रेशन है जो कि न्यू मदर्स जो है फेस करती हैं आफ्टर डिलीवरी।
बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, एकदम से लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू मदर्स हैं उनको काफ़ी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं कि हर 10 में से 1 या 2 ख़वातीन इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन अक्सर अगर हम फैमिली की बात की जाए या सोशल सपोर्ट की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि तुम कोई पहली दफ़ा माँ नहीं बनी हो, कोई पहली औरत नहीं हो जो माँ बनी हो, या माएँ तो सभी बनती हैं। तो इस तरह के जो है वो तंज और ताने सुनने को मिलते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया है बतूल बाकर ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बतूल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू बतूल, आपने वक्त दिया हमें। बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हवाले से। बहुत कॉमन तो नहीं कहूँगी, लेकिन अक्सर ख़वातीन में आफ्टर डिलीवरी देखते हैं जो न्यू मदर्स होती हैं उनको फेस करना पड़ता है। कितनी परसेंटेज है, अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान की, तो कितना रेशो है ये, कितनी ख़वातीन इससे सफ़र करती हैं? देखिए, अराउंड रिसर्च कहती है कि 80% वुमेन इस चीज़ से गुजरती हैं, लेकिन सब रिपोर्ट नहीं करती। सो एक चीज़ होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एक चीज़ होती है बेबी ब्लूज। सो बेबी ब्लूज जो कोई काइंड ऑफ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उसमें इसी डिप्रेशन के 50% वुमेन तो वो फेस करती ही हैं, मगर उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम होता है। सो विद इन फ्यू वीक्स वो चीज़ खुद ही फेड अवे कर जाती हैं। वेयरएज इस डिप्रेशन के अंदर है ये लास्ट करता है फिर 8 वीक्स तक भी, और कभी कभार 9 मंथ्स तक भी ये चला। ठीक है जी, आपको आवाज़ आ रही है बतूल? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आपने जो बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज, उसका आप डिफरेंस जो है वो बता रही थी हमें। जी, मेरे ख्याल है बतूल को हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, उनको उनसे रब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं। जी बतूल, आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल। जी, आप बता रही थी कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो इससे गुज़रती है लेकिन रिपोर्ट नहीं करती। आपने बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज़ जो होते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड आप बता रही थी कुछ कम होता है और सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। सो बेबी ब्लूज़ जो है वो उसके सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड होते हैं। 50% वुमेन जो है वो गुजरती हैं बेबी ब्लूज़ से, और वो उसको एडमिट भी करती हैं कि थोड़ा सा इरिटेबल हो जाती हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, बात पे रोना आ रहा होता है। लेकिन उसी का जो इंटेंस या थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। जी, तो इसके मज़ीद इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन जो है वो क्यों होता है। लाइक कुछ टैबूज़ हैं कि जैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ वुमेन जो है वो कहती हैं हमने भी तो वी हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस और हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को हो रहा होता है। तो ये इट्स टोटली ओके, इसमें कोई गिल्टी होने की बात नहीं है और कोई इसमें पुराने रीजंस भी नहीं होते कि किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा। इट्स जस्ट हार्मोनल थिंग। सही। तो बतूल, अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई ये कह रहा होता है कि हमें रोना आता है, किसी को डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं एग्जैक्टली इसके? सबसे पहले तो जो करीब रिलेटिव्स हैं ना आपके, वो आपको नोटिस कर लेंगे, बिकॉज गिविंग बर्थ इज लाइक एन हैप्पी ओकेजन, सब खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जो मॉम उनके अंदर नोटिसेबल बहुत ऑब्जर्वेबल चीज़ होती है कि वो इतना खुश नहीं है, तो घर वाले करीब वाले जो है वो नोटिस कर लेते हैं। और फिर जो मॉम है वो करती हैं उनकी स्लीप साइकिल बिल्कुल चेंज हो जाती है, उनके खाने की चीज़ें, और ओवरऑल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग द बेबी, जिसके लिए उनको बहुत खुश होना चाहिए लेकिन वो उसमें चाह के भी खुश नहीं हो पा रही होती हैं। तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं। और इसके अलावा ओवरऑल जो फील है जो वुमेन ने रिपोर्ट करी है, जिन्होंने डिस्कस किए हैं, कि वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पाती, लाइक बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं कर पाती। क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे जो शी वाज अ डॉक्टर हरसेल्फ, एंड देन व्हेन शी गिव बर्थ शी स्टॉप्ड वर्क। उन्होंने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया और उन्होंने अपने एग्जाम्स वो छोड़ दिए, और बेबी में भी इंटरेस्ट नहीं था। हस्बैंड के साथ भी उनकी रिलेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रेन, तो इट इम्पैक्ट्स लाइक दिस। और शी वाज अनएबल टू एड्रेस इट हरसेल्फ, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था।
सही, क्योंकि इतनी ज़्यादा चेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे आपने बोला हार्मोनल चेंजेस, केमिकल चेंजेस आती हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये भी बताइए बतूल कि वो ख़वातीन या वो लड़कियां जो कि पहले से ही किसी मेंटल इलनेस का शिकार हैं या उनको डिप्रेशन है उनकी प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले या कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो ख़वातीन ज़्यादा इसका शिकार होती हैं? जी, चांसेस हैं कि वो ज़्यादा शिकार होंगी जिनको कभी भी डिप्रेशन का कोई एपिसोड आ चुका है लाइफ में, या उनकी मॉम मतलब जल्दी डेथ हो गई थी, या कोई भी इस तरीके का ट्रॉमेटिक इवेंट उनकी लाइफ में हो चुका है, तो उनके लिए कहते हैं कि सिम्टम्स चांसेस ज़्यादा हैं। जी, अच्छा, फैमिली की सपोर्ट की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे हस्बैंड की सपोर्ट या जो आपके इन लॉज होते हैं, आपकी अपनी फैमिली तो फिर आपको सपोर्ट करती है, लेकिन क्योंकि आपका घर चेंज हो जाता है तो वो आपको इतनी केयर नहीं मिलती इन लॉज की तरफ से, और ना ही इन लॉज की अगर बात करें, बहुत कम हस्बैंड्स हैं जो इसको समझते हैं कि ये एक चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। तो ये भी एक वजह होती है कि मज़ीद जो लड़की है या जो फ़ीमेल है जिसने अभी अभी बर्थ दिया है, पैदा किया है बच्चे की पैदाइश के बाद, ये भी वजह है कि वो ज़्यादा इसको डिप्रेशन में चली जाती है और इसको एड्रेस नहीं कर पाती। बिल्कुल, 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जैसे उसकी पूरी बॉडी में चेंजेस हुए हुए होते हैं, हाँ। उसकी सोशल तो उसकी नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं, प्लस ये कि ऑलरेडी हुई होती है, घर वगैरह बदला होता है, तो इट्स इट्स ह्यूज चेंज, लाइफ ऑल्टरिंग चेंज हुआ होता है इस लड़की के साथ। तो इसकी आप बात कर रही हैं कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते अगर, या फिर इन लॉज, इट्स वेरी वैलिड पॉइंट, बिकॉज कुछ तो आपकी जिनसे लड़की बात करती है, अगर वो जाके किसी बड़ों से कहती है तो वो कहते हैं हमारे साथ भी, हमने भी हम भी माया बन चुके हैं, इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं, तो मैं अनोखी मां नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब वो लेडीज ही एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो मेन के लिए तो ये बात समझना इज वेरी टोटली डिफरेंट थिंग। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि लड़की उनको रीच आउट करे जो अंडरस्टैंड भी करें, एंड ऑल्सो इस वक्त मैं कहती हूँ कि टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स, लाइक इवन हस्बैंड अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो वो उनसे बात करें कि आप फीलिंग्स बताओ कि कैसा फील कर रही हो, और जो भी वो बोलें उसको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज इट इज़ वैलिड। सही। और बतूल, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर इसकी रेमेडी की तरफ बात करें, ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो क्या करना चाहिए? लड़की को काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए या मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो कितने डेंजरस हैं, या कितने ज़्यादा वो इमोशनल हो रही है, यानी कोई भी काम नहीं कर पा रही और डेली के कामों में कितना ज़्यादा उसको इम्पैक्ट। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो मेडिकेशन की तरफ जाए, अदरवाइज काउंसलिंग, एंड इट इज़ टोटली ट्रीटेबल। तो ये भी फैक्ट होता है ना कि लोग समझते हैं अब ये हो गया है, अब तो पूरी लाइफ ही रहेगा। नो, इट्स नॉट फॉरएवर। सो उसको थोड़ा टाइम दे, बिकॉज अपनी बॉडी को नर्चर करना होता है। इतने सारे चेंजेस हुए हैं, लेबर एंड ऑल दैट इज लाइक एन एक्सट्रेनियस एंड एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। तो उसमें उसके बाद डाइट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है। सही। ये सब इसके और ये कितना टाइम पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो जाता है? 6 मंथ बाद कितने टाइम लगता है इसको, अगर आप काउंसलिंग किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं? और मेडिकेशन का भी मुझे बताइएगा, क्योंकि जब माँ अगर कोई मेडिकेशन ले, वो फीड भी करा रही होती है, तो ये उस कंडीशन में कोई इस तरह की जो साइक से रिलेटेड मेडिसिन है वो ले सकते हैं उसमें? जी, डॉक्टर जो है वो उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं जो बहुत माइल्ड होती हैं, और उसके अलावा जब ड्यूरेशन का तो अगर सपोर्ट अच्छी मिले लड़की को तो सही होता है, और वो खुद भी यही चाहती है। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिले तो मैटर्स जो है वो खराब हो सकते हैं, एंड इट कुड एक्सीड टू ईयर एज वेल। सही। तो अगर ये मैं इसकी हद पूछूं कि ये कितना सिवियर हो सकता है, तो इसमें क्या होता है? मतलब क्या सुसाइडल थॉट्स भी आने लगती हैं, या ये इतना सिवियर नहीं होता अगर इसको ट्रीट ना किया जाए? तो इसके अंदर ना, डिप्रेशन के अंदर एक और इसकी एक टाइप है जो साइकोसिस की तरफ चली जाती है, साइकोसिस। जी 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 जी। तो उसके अंदर ये होता है और है, लड़की सुसाइडल भी हो सकती है, और बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कि असल में उसको थॉट्स ये आ रही होती हैं कि जैसे अगर बेबी रो रहा है तो वो ये सोच रही होती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी की तरफ से, और एक जैसी बंदा एक मॉम बनती है तो वो फीलिंग आ जाती है कि नाउ
आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस लिटिल ह्यूमन बीइंग और मुझे परफेक्ट होना है। फिर होता है कि मेरे अलावा बाकी लोग अच्छे से जानते होंगे, यू नो, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, बच्चा मेरे बगैर ही ठीक है। तो क्योंकि चीज़ें जाती हैं तो कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आती है कि बच्चे को छोड़ के चली जाए, या यू नो सुसाइड खुद के लिए भी, कि अपने लिए भी डेंजरस सही एक्शंस करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बतूल बाकर आपका। आपने बहुत ही अहम पॉइंट्स वो डिस्कस किए हैं, और जो भी ख़वातीन जो आपके इर्द गिर्द हैं, ख़ास तौर पे जो अभी नई मदर बनी हैं, उनका बहुत ख्याल रखिए। हस्बैंड्स को चाहिए कि उनको समझें, ये वो फीलिंग होती है इस वक्त जब वो एक बहुत ही बड़े चेंज से गुज़र रही होती है, बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, उसके अलावा आपका घर चेंज हो जाता है, लाइफ चेंज हो जाती है। तो इस दौर में आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है, और जब आपकी सपोर्ट होती है तो वो इस चीज़ से जल्दी निकल आती है। तो यही मैसेज है उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंच गया है। कल फिर मुलाकात होगी, कुछ नए मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।